गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनी परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम इस वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कॉपीराइट। कॉपीराइट एक्ट जो है वो आपका स्टार्टिंग में आपके 57 में आया था। इनिशियली ये जो कॉपीराइट एक्ट है आपका 1957 में, और उसके बाद रेगुलर उसमें अमेंडमेंट होती रही हैं। तो हम ये सारी अमेंडमेंट्स जो हैं उनके साथ हम आज इनके सेलिएंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। 57 से लेके अभी तक 2012 तक की इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं धीरे धीरे, लेकिन इनिशियल जो एक्ट है वो 1957 का ही है। अब कॉपीराइट एक्ट है क्या? जैसे कि हमने पहले ट्रेडमार्क डिस्कस किए थे, इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक पार्ट है कॉपीराइट। अब कॉपीराइट क्या इंक्लूड करता है? जैसे कि हमने कहा कि इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड है, आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, बट यहाँ पे क्रिएटिविटी जो है आपके लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क से है, आर्टिस्टिक क्रिएशन से है। जैसे कि आपने कुछ लिखा, आपने कुछ आर्ट में कुछ बनाया, आपने कुछ गाया, कुछ लिरिक्स बनाए, आपने कोई ड्राइंग, पेंटिंग, तो ये सब जो है ये कॉपीराइट से रिलेटेड होते हैं। आप देखिएगा मूवीज़ में जितने भी आपके जो लिरिक्स हैं, जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, ये सब कॉपीराइट इनका अपना मूवीज़ साथ के साथ ही अपने कॉपीराइट करा लेती हैं, जिससे कि कोई और इसको यूज़ ना कर सके। ऐसे ही आपका रिटन पब्लिश्ड वर्क जो भी होता है, बुक्स में होता है, उसके अलावा जर्नल्स में होता है, तो वो ऑनलाइन है या आपका हार्ड कॉपी में है, तो जो भी आपका पब्लिश्ड वर्क है दैट इज़ कॉल्ड योर लिटरेरी वर्क। और उस क्रिएटिव वर्क को आप जो है अपना एक उसको असाइन करा लेते हैं, कॉपीराइट ले लेते हैं उसके ऊपर। नाउ नोबडी कैन मिसयूज़ योर लिटरेरी और योर क्रिएटिव आर्टिस्टिक वर्क। दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ एन ऑथर और कंपोज़र। जो उसको बना रहा है, कंपोज़र आपने देखा है म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं, या फिर आपकी और भी कोई ड्राइंग है, कोई आर्ट है, उससे रिलेटेड है कंपोज़र। और ऑथर जो भी राइटर है उसका ये एक्सक्लूसिव राइट बन जाता है। जब वो एक बार उसका कॉपीराइट ले लेता है तो वो उसका एक्सक्लूसिव राइट बन जाता है, और उसके बाद कोई अन्य व्यक्ति उसके उस लिरिक्स को, उसके आर्ट को, उसकी ड्राइंग को या उसकी रिटर्न वर्क को अपना नाम नहीं दे सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ यूबी जस इबी रेमिडियम, यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस मैगजिम। आपने ये मैगजिम जो है लीगल लैंग्वेज में पढ़ी होगी। इसका अर्थ होता है वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। जहाँ पे भी अधिकार होते हैं वहीं पे उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी व्यवस्था की गई है। जैसे कि अगर यहाँ पे आपको कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे हम ऊपर वाले पॉइंट में बात कर रहे थे कि ऑथर्स और कंपोजर्स और क्रिएटर्स को जो है अधिकार प्राप्त हुए हैं, तो वहीं पे ही यदि उन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी की जाती है। तो दिस एक्ट इज़ बेस्ड ऑन दिस डॉक्ट्राइन। इस सिद्धांत के ऊपर वो आधारित है कि यदि अधिकार है तो साथ के साथ हम रेमेडीज़ भी दे रहे हैं। तो ये इसका जो पर्पज़ है कॉपीराइट लाने का वो यही है कि किसी भी व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है, उसकी क्रिएशन है, उसकी जो रिटन स्किल है, जो उसको कोई और अपना नाम ना दे सके, केवल और केवल उसी व्यक्ति का नाम चले जिसने कि वो आइडिया इंट्रोड्यूस किया है। और साथ के साथ यदि उसके अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, जब उसने उसके राइट को सिक्योर कराया है, तो उसकी क्षतिपूर्ति भी उसको प्राप्त होगी। Definition of copyright under section 14 of this act, it has been defined that what is the meaning of copyright. Copyright क्या होता है? यहाँ पे हम कॉपरेट जो है बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, इट इज़ कॉपीराइट नॉट कॉपरेट। प्लीज़ डू करेक्ट। मैं वापस से आपको बता रही हूँ, ये शब्द कॉपरेट नहीं है, ये कॉपीराइट है। यहाँ पे कॉपीराइट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट to do or authorize the doing of any act in respect of work or any substantial part thereof। कोई भी आपका जो ये कॉपीराइट आपको एक अधिकार देता है, एक्सक्लूसिव अधिकार देता है। एक्सक्लूसिव का मतलब मैं आपको वापस से बता दूं, एक्सक्लूसिव का अर्थ होता है कि जहाँ पे केवल और केवल आप ही उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति यदि उस अधिकार का इस्तेमाल करता है
तो वो उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि उसका अधिकार है ही नहीं, ना उसका अधिकार है और ना ही उसकी इन्फ्रिंजमेंट के लिए वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने वो कॉपीराइट लिया है वही व्यक्ति यदि उसके अधिक जो है उसके जो भी कार्य है, उसका बौद्धिक कार्य है, उसका कोई प्रयोग कर रहा है, अपने नाम से उसको पब्लिश करा रहा है, या कोई लिरिक्स हैं तो अपने नाम से उसको जो है मार्केट में ला रहा है, तो वो व्यक्ति जिसके नाम से उसकी लिरिक्स का, उसकी लिटरेरी वर्क का, उसकी बुक का अगर कॉपीराइट है तो वो उसको चैलेंज करके और उसको पेनल्टी इम्पोज करा सकता है। इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस। तो उसका सब्सटेंटिव पार्ट, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप कोई किसी का आइडिया लेते हैं सिर्फ, ठीक है, उसके थॉट्स लेते हैं, तो उस थॉट्स को लेने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी उन थॉट्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप उन थॉट्स को लेके साथ में उसका अगर रेफरेंस मेंशन कर देते हैं कि सो एंड सो व्यक्ति ने जो है इस किताब में और ऐसे कहा है, तो वो जो है इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। या फिर कोई जैसे आपने देखा है कि कुछ स्पेसिफिक लिरिक्स हो जाते हैं, है ना, यदि आपने देखा होगा कि पुराने जो सॉन्ग्स होते हैं, लिरिक्स होती हैं, तो वो रीमिक्स होके आ जाती हैं, तो वो क्या है कि वो कॉपीराइट उसी व्यक्ति का है जिसने इनिशियली उसको कंपोज़ किया है, लेकिन वो उससे परमिशन लेते हैं और उसकी जो भी फ़ी होती है वो उसको पे करते हैं, जिसको आप रॉयल्टी बोलते हैं। तो यदि कोई अन्य व्यक्ति उसकी लिरिक्स को या कोई भी उनके वर्क को अगर यूज़ कर रहा है, तो वो उसके ओरिजिनल क्रिएटर को उसकी रॉयल्टी देगा, तभी वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। ख़रीदना नहीं होता है, ये केवल यूज़ करने के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने कोई लिरिक्स हैं किसी के यूज़ किए हैं, किसी का कोई स्टेप है, कोई आर्ट है, वो आपने यूज़ की है, बट यू आर गिविंग दी रॉयल्टी टू दैट पर्सन। आप या तो रॉयल्टी देते हैं या उस व्यक्ति को उस कार्य का, उस बौद्धिक कार्य का आप नाम दे देते हैं कि ये हमने नहीं बनाया है या हमने नहीं लिखा है, ये उस व्यक्ति ने लिखा है, तो भी वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है सब्सटेंटिव पार्ट, कि भी उसका सब्सटेंशियल पार्ट जो है उसका नाम आप उस व्यक्ति को ही दे रहे हैं, अपना नाम नहीं दे रहे हैं, तो वो कॉपीराइट उसका उसी व्यक्ति का रह जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सेलिएंट फीचर्स कि इस एक्ट में आप क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम सारे जो राइट्स हैं जो भी आप एक ऑथर को दे रहे हैं रिगार्डिंग द कॉपीराइट्स, रिगार्डिंग हिज लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, हम दो सारे राइट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्स्ट ऑनरशिप, ये जो है ये एक्ट आपका फर्स्ट ऑनरशिप डिटरमाइन करता है कि भाई आप नहीं जानते हैं कि ये बुक किसने लिखी है, उसमें ऑथर का रेफरेंस है। जैसे क्रिमिनोलॉजी में आप सदरलैंड जो है एक नाम बहुत फेमस है, जिसने एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन दी थी। आप जो है फाइनल ईयर में पढ़ेंगे क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी, उसमें सदरलैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो सदरलैंड अपनी जो भी थॉट्स देते हैं, तो आप जिस भी बुक में नई पब्लिशर के बुक में पढ़ते हैं तो वो डेफिनेशंस हमेशा आप कहेंगे कि द सदरलैंड हैज़ डिफाइंड इट, सो सदरलैंड हैज़ गिवन दिस कंसेप्ट। तो वो क्या है कि आपको पता चलता है कि ये थॉट प्रोसेस किसका है, दैट विल डिटरमाइन द फर्स्ट ऑनरशिप ऑफ दैट वर्क। उसने जिसने भी वो थॉट प्रोसेस दिया है तो वो फर्स्ट ऑनरशिप उस व्यक्ति की रहती है जिसने कि वो दिया है, और आगे आगे उसका नाम चलता रहता है, तो आप डिटरमाइन कर जाते हैं कि ये थॉट प्रोसेस एक्चुअली ओरिजिनल वर्क किसका है। देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्क, हम यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे कि अलग अलग तरीके के जो कार्य होते हैं और उनकी जो है उन कॉपीराइट्स की टर्म क्या होती है, ड्यूरेशन कितनी होती है जितने के लिए वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आर्ट का वर्क है आपका, है ना, या फिर आपके ऑथर रिटन जो है उन चीज़ों का है, या आप जैसे फैब्रिक डिज़ाइन करते हैं, है ना, तो वो भी एक जो फैब्रिक डिज़ाइन करना भी आपका जो अपैरल्स डिज़ाइन होते हैं इनका भी एक कॉपीराइट होता है, उन डिज़ाइनिंग के लिए भी आप कॉपीराइट करा सकते हैं। लेकिन वो ड्यूरेशन हर क्रिएटिव वर्क के लिए यहाँ पे कॉपीराइट में डिफरेंट उनका ड्यूरेशन रहेगा, उसके बाद उसका रिन्यूअल होगा या वो अपने आप एग्जॉस्ट हो जाएगा। देन परफॉर्मिंग द राइट्स ऑफ और बाय सोसाइटीज़, ये जो राइट्स होते हैं आपके, आप खुद परफॉर्म करते हैं या फिर जो है सोसाइटी के अगेंस्ट आपको ये प्रोवाइडेड होते हैं। कई बार होता है कि कुछ राइट्स ऐसे होते हैं कॉपीराइट्स जिनको कि सोसाइटी परफॉर्म करती है, जैसे कि क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टर्म का जो पब्लिश्ड वर्क है
तो दैट कुड बी क्लेम्ड बाय द सोसाइटी ऑल्सो कि ये इस पर्टिकुलर, जैसे कि आप महात्मा गांधी जीवित नहीं हैं लेकिन उनकी जो किताबें हैं जो लिखी हुई हैं तो वो क्या है कि नेशनल उसमें आती हैं, और चाहे तो उनकी फैमिली उसको उसकी रॉयल्टी ले या उसको क्लेम करे, या फिर जो है कोई अथॉरिटी है आपकी, क्योंकि वो रिकग्नाइज्ड वर्क है ना। तो रिकग्नाइज्ड वर्क को अगर कोई मिसयूज़ करता है तो आप सोसाइटी भी जो है उसके अगेंस्ट कोई भी जाके और उसके कॉपीराइट को क्लेम कर सकती है कि ये उस व्यक्ति का है, उनके बिहाफ पे कि ये उस व्यक्ति का है और कोई अन्य व्यक्ति उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर रिनाउंड वर्क, बहुत जाना माना कोई ऐसा कार्य है उसके लिए। जैसे कि कोई पर्टिकुलर राजस्थान में देखिए कोई शैली है ना, कोई डांस है, तो वो आर्टिस्टिक वर्क किसी नाम से रिकग्नाइज हो जाता है, तो नो अदर पर्सन कैन यूज़ दैट वर्क, आर्टिस्टिक वर्क। देन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आपको जो है हमने बताया कि मूवी से रिलेटेड होते हैं या कुछ भी है, तो पर्टिकुलर चैनल अगर कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपनी कोई ब्रॉडकास्टिंग करता है तो वो जो है वो उसका कॉपीराइट हो जाता है, मींस रजिस्टर हो जाता है, और उसको कोई और जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ब्रॉडकास्टिंग के जो भी उनके तरीके होते हैं, जो स्टाइल होते हैं, जो क्रिएटिविटी होती है, दैट इज़ बिन सिक्योर्ड अंडर कॉपीराइट ओनली। देन फर्दर विल मूव ऑन टू नेक्स्ट इंटरनेशनल कॉपीराइट्स। जैसे कि हमने देखा था कि ट्रेडमार्क्स में एक जुरिस्डिक्शन होती है, इसी तरीके से कॉपीराइट्स में भी एक नेशनल और एक इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन होती है। तो आपने कोई भी अगर वर्क कोई ऐसा जो है पब्लिश कराया है या कोई आर्टिस्टिक वर्क है और वो जो है आपका कहीं और जाके उसको यूज़ किया जा रहा है, देन इट कैन बी इंटरनेशनली क्लेम्ड, आपकी पूरी इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन आती है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई मूवीज़ ऐसी होती हैं कि जो फॉरेन मूवीज़ होती हैं उस कंसेप्ट पे यहाँ पे इंडिया में मूवीज़ जो हैं वो कॉपी कर ली जाती हैं, बट इफ़ इट इज़ नॉट बीन टेकन विद अ ड्यू परमिशन, अगर उसकी परमिशन नहीं ली जाती है कि हम उसी, आप ठीक है आप उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में, अपने आर्ट्स जो आपके आर्टिस्ट हैं उनके साथ उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसकी अथॉरिटी नहीं ली है, परमिशन नहीं ली है, तो दैट इज़ अ वायलेशन। तो इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो इंटरनेशनल होता है। देन डेफिनेशंस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स, इन्फ्रिंजमेंट जो है कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो वो भी हम इस एक्ट में डिस्कस करेंगे। देन एक्सेप्शंस टू एक्सक्लूसिव राइट्स, जैसे हमने देखा था कि हमेशा जो है एक्सक्लूसिव राइट्स के साथ हम लिमिटेशन, बिकॉज दीज आर नेगेटिव राइट्स, आप कोई भी अधिकार देते हैं तो उसके साथ एक सीमाएं भी होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ जो लिमिटेशंस रहेंगी, एक्सेप्शंस रहेंगी, जहाँ के भी ऑथर जो है इन्फ्रिंजमेंट को क्लेम नहीं कर सकता है, तो वो जो है हम यहाँ पे इस एक्ट में डिस्कस करेंगे आगे। ऑथर स्पेशल राइट्स, उसके अलावा जो जनरल राइट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं कुछ कंडीशंस में, हमने कहा ना कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट कॉपीराइट्स हैं, तो उन डिफरेंट कॉपीराइट्स में कुछ कॉपीराइट्स के लिए स्पेशल राइट्स भी होते हैं, तो ऑथर के स्पेशल राइट्स हैं। यहाँ पे हम हर क्रिएटिव आर्टिस्टिक पर्सन के लिए नहीं कह रहे हैं, हम ऑथर के लिए कह रहे हैं, द पर्सन हु हैज़ गिवन सम रिटर्न वर्क, ठीक है। तो ये जो है आपका कोई भी रिटर्न लिटरेरी वर्क है तो उसके लिए ऑथर के कुछ स्पेशल राइट्स भी यहाँ पे होंगे, और साथ के साथ सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज़ हैं। अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो कहीं पे कॉपीराइट में जो है वो सिविल आपकी जो है जुरिस्डिक्शन होगी और कहीं पे क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होगी, कहीं पे आपकी केवल और केवल कंपनसेशन ही देने से जो है आपका इन्फ्रिंजमेंट का जो है वो आपको कंपनसेट कर दिया जाएगा, और कहीं पे क्या होता है कि कई बार पेनल्टीज़ भी, हाई पेनल्टीज़ भी इम्पोज होती हैं। जैसे मैंने बताया आपको जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमने इंट्रोड्यूस किया था, जिसको कि कॉपीराइट में स्पेशली वो एक बड़ा ऑफेंस माना जाता है, प्लेजरिज्म जिसको बोलते हैं। तो प्लेजरिज्म एक ऐसा ऑफेंस है कि कोई रिटर्न वर्क किसी का है, अगर उसको कोई मिसयूज़ करता है, उसको अपने नाम से कोई पब्लिश कराता है किसी के वर्क को, किसी की रिसर्च को, तो वो क्या होता है, दैट इज़ इन प्लेजरिज्म। वो अपने नाम से उसको पब्लिश करा रहा है तो वो प्लेजरिज्म कहलाता है, और उसमें काफ़ी हाई पेनल्टीज़ होती हैं, आपको इम्प्रीजमेंट भी हो सकती है उसमें, है ना।
कारावास भी जो है एक इसका जो है, इसमें कॉपीराइट में दोनों तरह की आपको पनिशमेंट का प्रोविज़न है यहाँ पे अगर इन्फ्रिंजमेंट कोई करता है तो, बट वो डिफरेंट डिफरेंट कॉपीराइट्स में अप्लाई होता है। तो जैसे हमने बताया प्लेजरिज्म में आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होती है, यहाँ पे काफ़ी ह्यूज पेनल्टी भी होती है ना, मॉनेटरी पेनल्टी भी होती है और साथ के साथ इम्प्रिजमेंट भी होता है। देन रेमेडीज अगेंस्ट ग्राउंडलेस थ्रेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। ऐसा नहीं है कि आप जो है केवल किसी की अपने वर्क के लिए कहें कि भी ये मेरा वायलेट हो गया है। अगर यदि कोई गलत तरीके से किसी को एलिगेशन लगाता है तो वहाँ पे भी उस चीज़ की रेमेडीज़ हैं। कोई ये कहे कि नहीं ये जो है ये मेरा कार्य था, आपस में जो है चीज़ें चैलेंज हो जाती हैं, तो अगर लीगल प्रोसीडिंग की कोई थ्रेट भी देता है कि अगर आप इस चीज़ को पब्लिश जो है आप मुझे चैलेंज करते हैं तो मैं आपको कोर्ट में ऐसा जो है स्यू करूँगा, और ऐसे अगर कोई थ्रेटनिंग भी होती है तो, क्योंकि ओरिजिनल वर्क आप ही का रहेगा, लेकिन अगर कोई थ्रेटनिंग करके अगर उसको यूज़ कर रहा है तो उसकी भी रेमेडी यहाँ पे कॉपीराइट में दी गई है। दिस मच फॉर टुडे। विल डिस्कस अबाउट द अमेंडमेंट्स of this copyright till 2012 in the next class. Thank you so much. Sign off.